गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव समिति साहबगंज पोस्ट गीता प्रेस के तत्वाधान में 45वां हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम चैत पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में सेवादार एडवोकेट चंद्रकिशोर अग्रवाल ने प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि श्री सालासर हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके साथ ही 22 अप्रैल को शाम 5 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर साहेबगंज में सुंदरकांड का पाठ व भजन गायक गोपाल पांडे के द्वारा सुमधुर संगीत के साथ किया जाएगा। वहीं मंगलवार को सुबह 7:30 बजे लक्ष्मी नारायण मंदिर से मनोकामना पूर्ण शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक नंदू मिश्रा द्वारा संगीत भजनों के साथ पदयात्रा करते हुए सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष श्रद्धालु भक्त सम्मिलित होंगे। यह शोभा यात्रा साहेबगंज, खूनीपुर चौराहा, इस्माइलपुर, बख्शीपुर, नखास चौक, घंटाघर, मदरसा चौक, शेखपुर, लाल डिग्गी चौक होते हुए हावड़ बंधा स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर समाप्त होगा। इसके साथ ही रात में भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां पर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर अनिल जायसवाल, बनवारी लाल निगम, कमलेश कुमार, राजू अग्रवाल शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेवादार एडवोकेट चंद्रकिशोर अग्रवाल ने कहा, चैत पूर्णिमा की शाम श्री सालासर हनुमान जी के नाम चैत पूर्णिमा को श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसका गोरखपुर के हनुमानगढ़ी के प्रांगण में भी मनाया जा रहा है। ये 2 दिन का उत्सव है। प्रथम दिन 22/4/2024 को लक्ष्मी नारायण मंदिर खूनीपुर साहबगंज के अंदर सायं श्री गोपाल पांडे द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। उसके बाद 8 बजे करीब महाआरती होके कार्यक्रम का उस दिन समापन हो जाएगा। 23 तारीख को पूर्णिमा के दिन प्रातः 7:30 बजे से लक्ष्मी नारायण मंदिर हनुमानगढ़ी से शोभा यात्रा निकलेगी, जो विभिन्न शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हनुमानगढ़ी पर जाके समाप्त होगी। फिर प्रसाद होगा। उसके बाद शाम को भजन संध्या का आयोजन है, जो कि 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें बालाजी की ज्योत का प्रज्वलन होगा। उसके बाद विभिन्न जगहों से पधारे हुए जो गायक हैं वो भजन प्रवाहित करेंगे। उसके बाद महाप्रसाद होगा, जो कि 56 भोग के रूप में है, और फिर भंडारे का आयोजन है, जो कि प्रसाद लोग खाएंगे और कार्यक्रम का समापन होगा। 12 बजे करीब महाआरती होगी। कितने वर्षों से ये निकाली जा रही है? 45 वर्षों का ये 45वां वर्ष है। ये चंद्रकिशोर अग्रवाल है। रैना जायसवाल ने हाल ही में मिस एंड मिसेस उत्तर प्रदेश अवार्ड में परचम लहराया है। आपको बता दें कि रैना जायसवाल मूल रूप से मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने सपने को सच करने में जुट गईं। 2014 में मिस मुजफ्फरपुर का खिताब जीता तो उनके हौसलों को पंख लग गया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने हुनर से आगे बढ़ने की चाहत को मुकाम पर पहुंचने में जुट गईं। शादी के बाद महाराजगंज नया आशियाना बना, तब भी चर्चित कार्यक्रम में मिस एंड मिसेस उत्तर प्रदेश क्राउन ऑफ एक्सीलेंस 2 में उन्होंने फैशन आइकॉन का खिताब जीतकर लोगों को चौंका दिया। इस प्रतियोगिता में, जिसका आयोजन क्रिएटिव आई फाउंडेशन ने किया था, रैना ने मिसेस फैशन आइकॉन का ताज हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि में न केवल उन्हें बल्कि पूरे पूर्वांचल को भी गौरवान्वित किया। रैना ने बताया कि इस सफलता से महिलाओं में स्वावलंबन और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है। इस महत्वपूर्ण क्षण पर उन्हें उनके पिता कौशल कुमार और माता संगीता जायसवाल के साथ हमारी शुभकामनाएं स्वीकार करनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रैना जायसवाल ने कहा, मैंने मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सेलेंस 2024 सीज़न 2 में पार्टिसिपेट किया था, जो अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में डॉक्टर आकांक्षा के द्वारा क्रिएटिव आई क्रिएटिव टीम के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था। और मैं एज ए फाइनलिस्ट मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मुझे अपने एरिया पूर्वांचल से सिलेक्ट किया गया था और काफ़ी जगह की महिलाएं ने पार्टिसिपेट किया था। लखनऊ, रायबरेली, मेरठ और पूर्वांचल से सिर्फ एक मैं ही थी, जो गोरखपुर महाराजगंज एरिया से मैंने ही रिप्रेजेंट किया था। और बहुत सारे राउंड्स हुए वहाँ पे। 2 दिन हमें होटल रेजिडेंट में हमारा ये इवेंट था। 2 दिन का इवेंट था ये। और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ फ़ोटोशूट, कभी ब्राइडल फ़ोटोशूट, कभी वेस्टर्न ड्रेस पे फ़ोटोशूट, और राउंड्स होते थे, टैलेंट राउंड, नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड,
और उस तरह से लेवल बाय लेवल हमें शॉर्ट लिस्ट होती गई और फिर हमें सिलेक्ट हमें आगे बढ़ते गए। फिर मैं टॉप 5 में सिलेक्ट हुई। फिर हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ और मुझे मिसेस फैशन आइकन का अवार्ड मिला वहाँ पे और मैं 4th रैंक में आई वहाँ पे मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सेलेंस में। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी चाहूँगी मैं कि इसी लाइन में, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला और मैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ मैं मिसेस इंडिया में अगले साल या उसके अगले साल मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगी। पूर्वांचल की महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जब मुझे पता चला कि पूर्वांचल से किसी कोई भी लेडी ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे देख के मेरे एक्सपीरियंस से अगर उन लोग को भी कुछ सीखने को मिले और कुछ करने को मिले तो वो लोग भी ज़रूर करें। क्योंकि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाहर दिल्ली जाके मुंबई जाके ही ट्रेनिंग लेके भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में भी रह के आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख के आप अच्छे ग्रूमर से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी आप ये सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आपके अंदर कोई भी टैलेंट हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे वो आप कोई भी आर्ट टैलेंट हो, आप उसको दबा के मत रखें। मैं भी 7 साल से महाराजगंज में ही रह रही हूँ और मुझे ऐसा वहाँ वो बहुत छोटा सा एरिया है, बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ऐसा कुछ स्कोप भी नहीं है। लेकिन मुझे जब पता चला तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसमें जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये अंदर से शौक़ था शुरू से। मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम करो, जितना तक हो सकता है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ऐसा ट्रेनिंग तो मिल नहीं सकता था, तो मैंने ऑनलाइन ही अपने आप को ग्रूम किया, ऑनलाइन ही वीडियोस देख के और अपने आप को तैयार किया। लेकिन आगे अगर मैं मिसेस इंडिया के लिए जाती हूँ तो मैं प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ जाऊँगी। लखनऊ में जाके ट्रेनिंग या दिल्ली जाके मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़े, लेकिन सबको करना चाहिए। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकती है, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। नाम बताओ। मेरा नाम रैना जायसवाल है, मैं महाराजगंज की रहने वाली हूँ। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का 2622वां जन्मोत्सव जैन मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही भगवान महावीर की एक भव्य शोभा यात्रा आर्यनगर दक्षिण जैन मंदिर से निकाली गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने भाग लिया। उन्होंने भगवान महावीर के ऊपर पुष्प वर्षा करके यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें बच्चे, महिला व पुरुष महावीर स्वामी का जयकारा लगाते हुए नजर आए। वहीं यह शोभा यात्रा जैन मंदिर से निकलकर आर्यनगर, बख्शीपुर, अग्रसेन चौक, टाउन हॉल, गोलघर, गणेश चौराहा, विजय चौक होते हुए वापस जैन मंदिर पर समाप्त हुआ। वहीं इस संबंध में पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि आज भगवान महावीर की 2622वीं जयंती है, जो कि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो का पूरा विश्व में छाप पड़ी है। हर मनुष्य को जियो और जीने दो के संदेश को पालन करना चाहिए, सभी को सत्य व अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान महावीर हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम सब के लिए दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। उन्होंने कहा कि यह शोभा यात्रा पूरे महानगर में जाएगी और भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाएगी। इस अवसर पर पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा, आज भगवान महावीर जी की जयंती के शुभ अवसर पर विगत वर्षों बाद यहाँ की शोभा यात्रा निकल रही है। भगवान महावीर ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए हम सबको एक मार्ग दिया है। हमें सिर्फ और सिर्फ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अगर चले तो संपूर्ण मानव समाज जो है, इंसान जिसके लिए ईश्वर ने बनाया है, हम संपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। आज के शुभ अवसर पर भगवान जी के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जैन परिवार का कि उन लोगों ने हमें आमंत्रित किया और इस पवित्र पुनीत कार्य में मैं भी सहभागी। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ITM गीडा गोरखपुर की 3 प्रतिभावान छात्राओं प्रीति रावत, आस्था श्रीवास्तव और साधना ने वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड
इनोवेशन डे के अवसर पर एक अभिनव सुरक्षा उपकरण विकसित किया है। इनोवेशन सेल के समन्वयक विनीत राय के मार्गदर्शन में निर्मित ये भगवान राम की इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर न केवल घरों और प्रतिष्ठानों की रक्षा करेगी बल्कि 24 घंटा सुरक्षा भी प्रदान करेगी। यह तस्वीर हल्की रोशनी से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकती है, जिसमें भगवान राम की प्रतिमा में लगे सेंसर लगातार सक्रिय रहते हैं। आस्था श्रीवास्तव ने बताया कि देश भर में घरों में होने वाली चोरी, डकैती और हत्या जैसी आपराधिक घटनाओं में वृद्धि चिंताजनक है। हमने इस समस्या का समाधान घरों के अंदर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भगवान राम की इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर बनाई है। तस्वीर में एक पैनिक जीएसएम चिप लगी है जो सिम कार्ड से जुड़ी होती है। तस्वीर से कई वायरलेस पैनिक बटन जोड़े जा सकते हैं। इन्हें घर के लॉकर या टीवी रिमोट से भी लगाया जा सकता है। सुरक्षा प्रणाली किसी भी आपात स्थिति में घर के अंदर लगे पैनिक बटन को दबाने पर तत्काल पुलिस को सूचना मिल जाएगी। साथ ही छत पर एक अलार्म और हेल्प लाइट भी सक्रिय हो जाएगी जो पड़ोसियों को सचेत करेगा। इस उपकरण को बनाने में केवल 2000 रुपए और 4 दिन का समय लगा है। इसमें हूटर अलार्म, 12 वोल्ट रेड लाइट, कार्डबोर्ड से बनी भगवान राम की तस्वीर, जीएसएम कॉलिंग मॉड्यूल, रिले, 5 वोल्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी स्विच आदि का उपयोग किया गया है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर एन.के. सिंह ने छात्रों की रचनात्मक और नवीनता की सराहना करते हुए कहा कि हमारे इनोवेशन सेल में छात्र देश और समाज के लिए उपयोगी उपकरणों के बारे में अपने विचारों पर शोध करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि संभावनापूर्ण परियोजनाओं को बाजार में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि छात्रों के विचारों से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ITM गीडा की छात्राओं ने कहा। मेरा नाम प्रीति रावत है। मैं ITM गीडा पॉलिटेक्निक की छात्र हूँ। हम लोगों ने वर्ल्ड क्रिएटिव इनोवेशन डे पे एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके थ्रू घर पे कोई भी हिंसा होती है या फिर घर पे कोई नहीं रहता है तो फिर भी कुछ भी हो जाता है। जैसे कि कई सारे ग्रुप में ऐसे होता है कि घरों पे अटैक हो जाते हैं, हमारे आसपास के पड़ोसियों को कोई भी चीज़ें नहीं पता चलती है। तो हम लोगों ने एक ऐसा हम लोगों ने बस एक कैलेंडर के थ्रू, एक फ़ोटो के थ्रू ऐसा डिवाइस उसमें कनेक्ट किया है कि कॉल हमारे जो पड़ोसी रहेंगे उनसे अगर एक सिम सिंपली हम लोग उसमें सिम डाले हैं और वायर के थ्रू कनेक्ट किया जिसको हम एक बटन है वो हम टीवी के रिमोट में भी लगा सकते हैं या फिर कहीं पर भी उसे सेट कर सकते हैं और एक कॉल करेंगे और जो भी हमारे नज़दीक के या फिर जिससे भी हम अटैच किए रहेंगे उस नंबर को वहाँ पे कॉल चला जाएगा। नज़दीकी हमें हेल्पलाइन नंबर या फिर पुलिस स्टेशन भी पता चल जाएगा। मेरा नाम आस्था श्रीवास्तव है। मैं ITM पॉलिटेक्निक CS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम लोगों ने मिलकर एक डिवाइस बनाया है जिस डिवाइस का नाम है होम सिक्योरिटी सिस्टम। ये आजकल होने वाले क्राइम्स को, घरों के अंदर होने वाले क्राइम को रोकने के लिए हम लोगों ने इस डिवाइस को बनाया है। घरों के बाहर जो क्राइम्स होते हैं वो तो हम लोगों कैमरों के थ्रू हम लोग उसको देख सकते हैं, उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर घर के अंदर होने वाले क्राइम्स को किसी को कुछ नहीं पता चल पाती। क्राइम्स होने के बाद ही पता चलती है कि क्या हुआ है क्या नहीं। ये डिवाइस हमें घर के अंदर प्रोटेक्ट करता है। इस डिवाइस को बनाने के लिए हमें 4 से 5 दिन का समय लगा है और इसका मार्केट में कॉस्ट प्राइस 2 से 3 हज़ार है। अपने अगल बगल के लोग, क्योंकि मुसीबत में सबसे पहले अगल बगल के ही लोग आते हैं, पुलिस को भी आने में टाइम लगता है, तो हमारे अगल बगल के भी नंबर, कुछ पड़ोसियों के नंबर सेव रहेंगे जिनसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो ताकि आपके अगर मुसीबत पे रहने पे आप उनसे मदद लें और वो आ जाए आपके मदद करने। और आप कुछ अपने फ्रेंड लोगों का भी नंबर सेव कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस पैनिक बटन को प्रेस करेंगे उनके पास एक कॉल जाएगा, एक सिग्नल के थ्रू एक कॉल जाएगा। तो जैसे ही वो कॉल को रिसीव करेंगे, कॉल देखेंगे, तो वैसे उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये हमारे बगल में जो रहते हैं उनको कोई मुसीबत है, वो किसी मुसीबत में है, डेंजर है, तो वैसे ही वो आपकी मदद के लिए आ सकते हैं। तो हम आपको एक डेमो दिखाना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट का जो हमने बनाया हुआ है। प्रोजेक्ट जैसे ही हम ये बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे जो राम जी के मूर्ति के पीछे जो डिवाइस लगी हुई है उसमें फ़ोन लगा है, वो तुरंत ही एक कॉल दिखाएगा। देखिए जैसे ही हमने बटन को प्रेस किया वहाँ पे कॉल चला गया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके प्रेस करते ही बटन पे हमारे पास कॉल आ गया। इससे हम लोग को ये पता चल सकता है कि हमारे घर में कोई इमरजेंसी है, किसी के घर में कोई बात हो गई, इससे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी मदद के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर से डेमो करके दिखाइएगा। क्या बोले और बताओ क्या बोले।
केबल नहीं सही लगा, केबल सही करना है। जनपद में सीडीएस की परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में आदित्य कन्नौजिया ने बताया कि पेपर अच्छा आया था। इस बार वोकेबलरी ज़्यादा आया था, जबकि पिछली बार ग्रामर से ज़्यादा पेपर आए थे। उन्होंने कहा कि पेपर अच्छा हुआ है, उम्मीद है कि पास हो जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए आदित्य कन्नौजिया उत्कृष्ट कुमार ने कहा, तो कैसा रहा एग्जाम? अभी तो इंग्लिश का पेपर हो गया है, आगे 2 पेपर और बचे हैं। ठीक ही ठाक था, मतलब मॉडरेट आया था पेपर। अच्छा, देखा जाए क्वेश्चन किस तरह के था? क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी का, वो तो हर बार का उनका, तो मतलब मॉडरेट ही था, ना ज़्यादा टफ था ना इजी था। इससे पहले भी कभी एग्जाम दिया ही है? हाँ, 12th के बाद से दे रहे हैं, 12th के बाद से लगभग 5 साल हो गए। आज देखकर क्या लग रहा है? आज भी वैसे ही लग रहा है, कुछ ऐसा खास नहीं है। तो कहाँ से हैं आप? गोरखपुर, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। क्या नाम है आपका? उत्कृष्ट त्रिपाठी। एग्जाम तो कैसा रहा आपका? बढ़िया पेपर था, मॉडरेट लेवल। क्वेश्चन की बात की जाए पिछले साल की तुलना में इस साल में क्या अंतर है? थोड़े पैटर्न चेंज हुए हैं, वोकैबुलरी ज़्यादा आई है ग्रामर से। हमेशा ग्रामर ज़्यादा आता था, इस बार वोकैबुलरी ज़्यादा आई थी। क्या लग रहा है आज देखकर? वो तो इंग्लिश पेपर तो हो ही जाएगा, बढ़िया गया है इंग्लिश पेपर तो। कहाँ से आया? ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। क्या नाम है आपका? आदित्य